हेलो एवरीवन। जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं माही पाठशाला चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो भारत पर पर्शियन अर्थात ईरानी और ग्रीक अर्थात यूनानी आक्रमण से संबंधित है। दोस्तों, इस टॉपिक का जो मुख्य बिंदु है वह इस प्रकार है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, ईरान अर्थात पर्शिया का हकमनी वंश, दारा प्रथम अर्थात डेरियस प्रथम, दारा तृतीय, अर्बेला का युद्ध, ईरानी आक्रमण का प्रभाव, सिकंदर का आक्रमण, झेलम वितस्ता या हेडियस का युद्ध। दोस्तों, इन प्रमुख बिंदुओं पर संक्षिप्त चर्चा करने के बाद हम लोग इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर प्राचीन भारत का हमने एक राजनीतिक मैप दिया हुआ है जिसको आप लोग गौर से देख लें ताकि इस टॉपिक को समझने में आपको काफ़ी मदद मिले। यहाँ पर जब पश्चिमोत्तर भारत की अगर चर्चा होगी तो पश्चिमोत्तर भारत कहने का मतलब इस भाग से है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। प्राचीन भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वह इसी क्षेत्र से होकर हुए, इसलिए इसे आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान से देख लें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ईसा पूर्व 6वीं सदी में 16 महाजनपदों में से मगध एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो रहा था। लेकिन जिस समय मगध के नेतृत्व में पूर्वी भारत में एकीकरण का दौर चल रहा था, लगभग उसी समय पश्चिमोत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपस में ही संघर्ष कर रहे थे। इस क्षेत्र की इसी राजनीतिक दुर्बलता और अराजकता ने विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे भारत पर दो भीषण विदेशी आक्रमण हुए। इनमें से प्रथम ईरान अर्थात पर्शिया का आक्रमण था और दूसरा सिकंदर महान का आक्रमण था जो यूनान के मकदूनिया का शासक था। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग और ध्यान रखें, ईरान अर्थात पर्शिया को फारस भी बोला जाता था। इसका पुराना नाम, ईरान का पुराना नाम फारस ही था, तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। अब दोनों आक्रमण को हम लोग, दोनों विदेशी आक्रमण अर्थात ईरान और यूनान के आक्रमण को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ईरानी अर्थात पर्शियन आक्रमण के बारे में देखते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने किया, जिसकी स्थापना साइरस ने की थी। इसी वंश के दारा प्रथम अर्थात डेरियस को भारत पर आक्रमण करने में पहली बार सफलता मिली। इसके 3 अभिलेखों बेहस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम से यह पता चलता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भूभागों को जीता था। यहाँ थोड़ा इससे संबंधित हम लोग जो मुख्य क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग देख लें। सबसे पहले अगर ये सवाल पूछा जाता है कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसका हुआ था, तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के द्वारा हुआ था और उस समय ईरान पर हकमनी वंश का शासन था और इसी वंश का जो दारा प्रथम था अर्थात डेरियस प्रथम था, उसको पहली बार भारत पर आक्रमण करने में सफलता मिली थी। और इस दारा प्रथम के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वह है, उसका 3 अभिलेख है, बेहस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। आगे हम लोग देखते हैं कि दारा प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कंबोज, पश्चिमी गांधार और सिंध को जीत लिया था। आगे चलकर उसके उत्तराधिकारियों का भी इस भारतीय भूभागों पर अधिकार बना रहा, किंतु अर्बेला के युद्ध में दारा तृतीय को सिकंदर ने हराकर इन भारतीय भूभागों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, यहाँ पर यह ध्यान रखें कि इसी अर्बेला के युद्ध के बाद जो है, जब सिकंदर ने दारा तृतीय को हरा दिया और इसी हार के बाद दारा तृतीय अर्थात ईरान का जो आधिपत्य था भारत पर वो समाप्त हो गया। तो इस तरीके से ईरान का आक्रमण का राजनीतिक रूप से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े जो इस प्रकार हैं, जहाँ इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ईरानी आक्रमण का प्रभाव, पहला प्रभाव जो था खरोष्ठी और अरमाइक लिपि का प्रचार। दोस्तों, ईरानी शासकों के द्वारा ही भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खरोष्ठी और अरमाइक लिपि का प्रचार किया गया
जिसका इस्तेमाल आगे चल कर के मौर्य वंश के शासक अशोक ने किया था। हम लोग जानते हैं कि अशोक ने पश्चिमोत्तर भारत में जो भी अभिलेख खुदवाए थे उसमें खरोष्ठी और अरामाइक लिपि का ही उन्होंने उपयोग किया था। दूसरा था विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। दोस्तों, ईरानी आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव और अस्थायी प्रभाव जो रहा भारत पर, वह था विदेशी आक्रमण को प्रोत्साहन मिलना। होता यह है कि जैसे ही भारत पर ईरानी आक्रमण होता है तो भारत का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा होता है वो कुल मिला के ईरान का एक अंग बन जाता है, और तब भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से से ईरान होते हुए मध्य एशिया में व्यापार का आवागमन शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ मध्य एशियाई या पश्चिमी एशियाई जो व्यापारी होते हैं वह ईरान होते हुए भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में प्रवेश करते हैं और यहाँ अपना व्यापार शुरू करते हैं। तो इस तरीके से विदेशी व्यापार को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला ईरानी आक्रमण से। नेक्स्ट है अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का प्रारंभ। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें कि अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का जो प्रारंभ था वह ईरानी शासकों ने ही भारत में शुरू किया था, और इसी का इस्तेमाल आगे चल कर के अशोक ने किया। और भारत में सबसे पहले अभिलेख खुदवाने का जो श्रेय जाता है वह अशोक को ही जाता है, और अशोक को जो है इसका मतलब प्रचलन देखने के मिला था वह ईरानी शासकों में देखने के लिए मिला था, और वहीं से प्रेरणा लेकर के अशोक ने अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है छत्रप प्रणाली का प्रचलन। छत्रप प्रणाली आगे चल कर के पश्चिमोत्तर भारत में खास करके उज्जैन और पश्चिमोत्तर भारत में देखने के लिए मिलता है छत्रप प्रणाली। और ये छत्रप प्रणाली क्या था कि ईरानी शासक अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट देते थे, है ना, जिसको छत्रपी बोला जाता था। और जो छत्रपी के जो शासक होते थे उसको छत्रप कहा जाता था। कहने का मतलब ये है कि पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटने का जो काम था वह ईरानी शासकों से ही प्रभावित था। तो इस तरीके से हम लोगों ने ईरानी आक्रमण का प्रभाव भी देख लिया, और मुख्य प्रभाव क्या क्या था, तो खरोष्ठी और अरामाइक लिपि का प्रचार, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का प्रारंभ और छत्रप प्रणाली का प्रचलन। तो इस तरीके से ये ईरानी आक्रमण और उसका प्रभाव हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है सिकंदर अर्थात यूनान का आक्रमण। और यूनान का आक्रमण में मुख्य रूप से सिकंदर का ही आक्रमण है, तो हम लोग इसी के बारे में देखते हैं। यूनानी आक्रमण के समय भी पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक दशा कुछ वैसी ही थी जैसा ईरानी आक्रमण के समय थी। कहने का मतलब ये है कि भारत का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा था अभी भी वहाँ छोटे छोटे राज्य थे जो राजतंत्र भी थे और गणतंत्र भी थे, वो आपस में उलझते रहते थे। वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, या किसी तीसरे मतलब शक्ति को वो लोग जो है मदद करते थे, और इसी क्रम में जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन लोगों को मौका मिलता था भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में आक्रमण करने का। तो वही सेम स्थिति इस समय भी थी। हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ अनेक छोटे छोटे राज्य आपस में ही संघर्ष कर रहे थे। यह सभी राज्य एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तथा उस पर अधिकार करने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों को सहायता भी देते थे। सिकंदर को भी अपने भारत अभियान के समय अनेक देशद्रोहियों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिली। शशि गुप्त और आम्भी ने पोरस से बदला लेने के लिए सिकंदर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित भी किया तथा सहायता का वचन भी दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि यह पश्चिमोत्तर भारत के जो छोटे छोटे शासक थे वो मतलब कहने का मतलब यह राजनीतिक रूप से कितने गिरे हुए थे कि एक दूसरे के क्षेत्रों को हथियाने के लिए या एक दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए वो विदेशी आक्रमणकारियों को भी सहायता देने से नहीं चूकते थे। कहने का मतलब है कि एक तरीके से वे देशद्रोह की भावना रखते थे। लेकिन फिर भी सिकंदर का मार्ग आसान नहीं था, क्योंकि इन क्षेत्रों में कई ऐसे शासक और लड़ाकू जातियां थीं जो स्वतंत्रता प्रिय थे, और पग पग पर उन्होंने सिकंदर से लोहा लिया। सिकंदर की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई पोरस के साथ हुई, जिसका राज्य क्षेत्र झेलम और चेनाब नदियों के बीच था। दोस्तों, यह काफ़ी जो है प्रसिद्ध लड़ाई थी। हम लोग ये काफ़ी चर्चा का विषय बना था,
सिकंदर और पोरस के बीच की जो लड़ाई थी, पोरस एक बहुत ही शक्तिशाली और हिम्मती शासक था, जो सिकंदर के सामने जिसने घुटने नहीं टेके, बल्कि अपनी क्षमता को जानते हुए भी और सिकंदर की भी क्षमता को जानते हुए भी उसने सिकंदर से जो है वह सामना करने का निर्णय लिया था और उससे लड़ाई की थी। इसी को जो है वह झेलम का भी युद्ध बोला जाता है, और साथ ही साथ इसी सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई थी उसको झेलम का युद्ध भी बोला जाता है, या वितस्ता का भी युद्ध बोला जाता है, या हाइडे स्पीच का भी युद्ध बोला जाता है। तो इस तरीके से अगर ये पूछा जाए कि वितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो उसका जवाब होगा सिकंदर और पोरस के बीच। झेलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो उसका भी जवाब यही होगा। और अगर हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था ये पूछा जाए तो इसका भी जवाब यही होगा। तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। पोरस के बाद ग्लागे निकाय तथा कठ जातियों से सिकंदर का युद्ध हुआ। इसके आगे ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर सिकंदर की सेना ने पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि सिकंदर जब अब मैं अपने देश से पूर्वी क्षेत्रों पर विजय अभियान के लिए निकला था, तो वहाँ से चलते चलते यह काफ़ी इसके सैनिक काफ़ी थक चुके थे, और भारत में ही इसको लगभग अब तक 19 महीने बीत चुके थे आए हुए। तो इस तरीके से इसके सैनिक काफ़ी थक चुके थे, और जब पोरस से लड़ाई हुई और पोरस के जब युद्ध कौशल को और उसकी शक्ति को उसके सैनिकों ने, सिकंदर के सैनिकों ने देखा, तो उन लोगों का हिम्मत टूटने लगा था। और उन लोगों ने खास करके मगध के नंद वंश के शासक धनानंद के बारे में भी सुन रखा था कि वह काफ़ी शक्तिशाली शासक है, और वहाँ पर युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से सिकंदर के सैनिकों में एक खौफ भी था, और दूसरी बात कि अपने घर परिवार की बहुत याद आने लगी थी उन लोगों को, उनके सैनिकों को, इसलिए भी वो लोग अब वापस जाना चाह रहे थे। और जैसे ही सिकंदर ने पोरस से युद्ध करने के बाद उसके पूर्व बढ़ने की कोशिश की, तो उसके सैनिकों ने पूर्व में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। यही चीज़ है। और कहाँ ये चीज़ यहाँ पे लेकिन ध्यान रखिएगा कि ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर सिकंदर की सेना ने पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया। कभी कभी यह पूछा जाता है कि किस नदी पर पहुंचकर सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, तो उसका जवाब क्या हुआ? ब्यास नदी। इसके बाद 326 ईसा पूर्व में सिकंदर वापस झेलम पहुंचा। यहाँ पर उसने अपने विजित प्रदेशों की समुचित शासन व्यवस्था की। अपने समुचित शासन व्यवस्था उसने कैसे की थी, या इसको हम लोग देख लेते हैं। झेलम तथा ब्यास के बीच का क्षेत्र पोरस को मिला। झेलम और सिंध के बीच का क्षेत्र आम्भी को मिला, जो तक्षशिला का शासक था, और पश्चिमी क्षेत्र सेनापति फिलिप को मिला। इस तरीके से उसने जो है अपने जो भी भारत में जो भी भूभाग अपने कब्जे में लिया था, उन सभी का बंटवारा इसने किया, या उसके प्रशासन की व्यवस्था सिकंदर ने की। साथ ही साथ भारत के जिन प्रदेशों पर सिकंदर का आधिपत्य स्थापित हो गया था, उनके अनेक नगरों में सेना की छावनी स्थापित की गई, ताकि यह प्रदेश यवन राज्य के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं कर सके। एक चीज़ ध्यान रखें कि 3-4 क्षेत्रों को पोरस, आम्भी और फिलिप के बीच बांटने के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र थे जो इन क्षेत्रों से, इन शासकों के आधिपत्य से बाहर थे। उन क्षेत्रों में अनेक सैनिक छावनियां नियुक्त कर दी गई, ताकि वहां पर कभी भी यवन शासकों के विरुद्ध कोई भी विद्रोह नहीं पनप सके। वापसी के समय सिकंदर को सौभूति, मालवगन, क्षुद्रगन, अम्बस्ट, छत्र और वसादी आदि जातियों से भी लड़ना पड़ा था। सिंध नदी के मुहाने पर पहुंचकर सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर दिया। कहाँ पहुंचकर? सिंध नदी के मुहाने पर पहुंचकर। जल सेनापति नियारकस को जहाजी बेड़े के साथ समुद्र मार्ग से वापस लौटने का आदेश देकर स्वयं मकरान तट के किनारे किनारे स्थल मार्ग से अपने देश की ओर चल पड़ा। किंतु रास्ते में ही 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। और इस तरीके से यह सिकंदर का जो विजय अभियान था वो इसी के साथ समाप्त हो जाता है।
तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखें। जैसे कहा जाता है, कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो जल सेनापति नियार्कस था। कभी कभी ये पूछा जाता है कि सिकंदर किस मार्ग से स्वदेश वापस लौट रहा था, तो उसका जवाब क्या होगा कि स्थल मार्ग। उसने अपने सैनिकों को जो है दो भाग में जो विभाजित किया था, वह आधे से ज़्यादा को नियार्कस के नेतृत्व में समुद्र मार्ग से वापस लौटने का आदेश दे दिया, और स्वयं लेकिन जो है वह स्थल मार्ग से गया था, किसके मकरान तट के किनारे किनारे, है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, इसलिए इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। अब क्या है कि यूनानी आक्रमण का प्रभाव क्या क्या रहा भारत में, तो सबसे जो महत्वपूर्ण प्रभाव भारत पर यूनानी आक्रमण का रहा वह था भारत के कर्मागत इतिहास को लिखने में सहायता। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें कि भारत में इससे पहले जो इतिहास लिखा जाता था उसकी कोई निश्चित तिथि नहीं होती थी। कभी कभी ये कहा जाता था कि फलाने शासक के बनने के, फलाने शासक के द्वारा जो है वह राजमुकुट पहनने के 20 वर्ष पहले, तो किसी के जन्म के 15 वर्ष बाद, लेकिन वो एग्जैक्ट डेट नहीं होता था। तो यहाँ जैसे ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, तो वह 326 ईसा पूर्व एक तरीके से डेडलाइन हो गया, और तब भारतीय इतिहास को क्रमागत रूप से लिखने में भारतीय इतिहासकारों को काफ़ी सहायता मिली। दूसरा था सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव ये हुआ कि भारत के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो जितने भी सैनिक छावनियाँ स्थापित की गईं, या जो सैनिक सिकंदर के जो सैनिक यहाँ पर रह गए, उन लोगों का रहन सहन और भारतीय लोगों के रहन सहन में आदान प्रदान होने लगा, जिससे दोनों के कल्चर में काफ़ी समानता और विभिन्नता जो थी वह एक दूसरे से मिक्स कर गई, और एक नई संस्कृति का जो कुल मिला के प्रचलन होता है, और इस तरीके से सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। और नेक्स्ट जो है वह राजनीतिक प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण का भारत की राजनीति पर जो प्रभाव पड़ा वो प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा, और वह प्रभाव था मगध में सत्ता का परिवर्तन। हम लोग जानते हैं कि सिकंदर जैसे ही भारत से वापस जाता है, तो यहाँ पर मगध में जो धनानंद, जो नंद वंश का जो शासक था, वह जो शासन कर रहा था, उससे प्रताड़ित होकर के चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनाने का निश्चय लिया था। और वहीं से जो है उसने चूँकि चाणक्य जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक प्राचार्य थे, और उन्होंने वहाँ पर धीरे धीरे सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत कुछ जो लड़ाकू जातियाँ थी उसको चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल किया, और चंद्रगुप्त मौर्य को सैनिक शिक्षा, कूटनीतिक शिक्षा आदि दे करके धीरे धीरे मगध का जो नंद वंश था उसका नाश किया, और वहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना की। इस तरीके से यूनानी आक्रमण का यह भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। दोस्तों भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो था वह ईरानियों के द्वारा किया गया था, और ईरानियों में हखमनी वंश के शासकों ने किया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने ऊपर देखा है कि हखमनी वंश के दारा प्रथम को भारत पर पहली बार आक्रमण करने में सफलता मिली थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता किसे मिली थी? ए दारा प्रथम, बी साइरस, सी दारा तृतीय, डी सिकंदर। इसका आंसर होगा दारा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ईरानी आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ए अरमाइक लिपि एवं खरोशी लिपि का प्रचार प्रसार, बी अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का प्रारंभ, सी क्षत्रप शासन प्रणाली का प्रारंभ, डी सोने के सिक्के का प्रचलन। दोस्तों हम लोगों ने देखा था अभी कि ईरानी आक्रमण का जो प्रभाव था उसमें ये भी था, ये भी था और यह भी था, जबकि सोने के सिक्कों का प्रचलन ईरानी आक्रमण के प्रभाव में नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर
किस देश का रहने वाला था? ए ईरान का, बी यूनान का, सी मिस्र का, डी इंग्लैंड का। दोस्तों सिकंदर जो है वह यूनान के मकदूनिया का शासक था, है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक जो था वह आम्बी था, जिसने सिकंदर को एक तरीके से भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भी दिया था और पोरस को कुल मिला के इसने नीचा दिखाने के लिए ऐसा काम किया था। इसलिए कुल मिलाकर आम्बी ने एक देशद्रोही की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ए 326 ईसा पूर्व में, बी 326 में, सॉरी ईस्वी में, यहाँ पे ईस्वी होगा, ये इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। एक है 326 ईसा पूर्व, दूसरा है 326 ईस्वी, इसीलिए आप लोग इसे थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। सी है 326 ईस्वी और सॉरी यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसे गौर से देखें कि ए में है 326 ईसा पूर्व, बी में है 226 ईसा पूर्व, सी में है 326 ईस्वी और डी में है 226 ईस्वी। तो इसका जो आंसर है वह है 326 ईसा पूर्व, इसे आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों वितस्ता या झेलम का युद्ध या हाइडियास्पीच का युद्ध, इसे 3 नाम से जाना जाता है और यह युद्ध जो है वह सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारतीय क्षेत्रों में किन 2 नगरों की स्थापना की थी? दोस्तों सिकंदर ने भारत में निकैया और बुकाफैला नामक 2 नगरों की स्थापना की थी, इसे आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? दोस्तों सिकंदर आक्रमण के समय उत्तर भारत में जो है वह नंद वंश का शासन था, जिसका शासक था धनानंद, और इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि सिकंदर आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था और घनानंद इस समय यहाँ शासन कर रहा था। घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है, ये सवाल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कभी कभी। भद्रसाल उसका सेनापति था, किसका? घनानंद का। घनानंद या धनानंद, धनानंद ही सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए धनानंद याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद भी किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ए अभिसार, बी गलूसाई, सी कट, डी मत्सग। दोस्तों इसका आंसर जो है वह डी मत्सग है। इसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर के समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ए नियार्कस, बी आनेसिक्रिटस, डी डाइमेकस, सी डाइमेकस और डी अरिस्टोबुलस। दोस्तों इसमें से जो है डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। इसका हम लोग जरा डिटेल्स देख लेते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसका आंसर डाइमेकस क्यों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु हुई थी ए भारत में, बी बेबीलोन में, सी मैसिडोनिया में, डी ईरान में। दोस्तों सिकंदर की मृत्यु जो है वह बेबीलोन में हुई थी। कब? 323 ईसा पूर्व में। तो इस तरीके से इस टॉपिक से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु थे और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे उन सभी पर हम लोगों ने चर्चा की। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।